क्या है ये वसंत, इस महीने भी 1,16,000 का ओवर टाइम दे दिया तुमने? सर ओवर टाइम बनता है तो देना पड़ता है। बाइक का नंबर क्या है? MH-342A। वैशाली, तुम्हारे पति राकेश सिन्हा करते क्या? इंजीनियरिंग वर्कशॉप है, उनकी अपनी फैक्ट्री यूनिट है। क्या बात कर रहे हैं आप? जितना पुराना रिश्ता है ना हमारा, उतना ही पुराना रेट है। हाँ केडिया साहब, आप चिंता मत कीजिए, आप चिंता मत कीजिए। आज शाम तक आपका ऑर्डर आपके गोडाउन में पहुंच जाएगा। थैंक यू। काला नंबर 12/330, चित्रे इंडस्ट्रियल एस्टेट, वसई। जी। बिजनेस में किसी के साथ कोई दुश्मनी या फिर कोई धमकी वगैरह? नहीं मैम, मुझे तो कभी कुछ बताया नहीं। कोई लोन या फिर कोई बड़ा घाटा? बिल्कुल नहीं मैम, उल्टा काफी अच्छा चल रहा है उनका। अभी हमारी 5वीं एनिवर्सरी के लिए आपने ज्वेलरी बनाई, साड़ियाँ भी खरीदी थी। तुम ये बताओ, ये सोने का हार तुम्हें पसंद तो आया ना? क्या राकेश रोज इतने सुबह ही अपने वर्कशॉप चले जाते हैं? नहीं, ज्यादातर सुबह 9 बजे निकलते हैं और शाम को 5 बजे तक लौट आते हैं। लेकिन कल रात एक फोन आया था। नहीं, तुम कल सुबह 7 बजे ऑफिस में मिला मुझे। कोई अगर मगर नहीं सुनूंगा। आ जाना चुपचाप। किससे बात हो रही थी? ये मुझे नहीं पता, लेकिन राकेश बहुत टेंशन में लग रहे थे। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? सुबह 7 बजे ऑफिस के लिए निकलूंगा मैं, नाश्ता करके जाऊंगा। क्या हुआ राकेश? राकेश! हेलो बॉबी, राकेश कहाँ है? हेलो असलम भाई, राकेश है वहाँ? राजू, तेरे राकेश साहब से बात करो जरा। शैलेश, राकेश का फोन ऑफ है क्या? सब कह रहे थे कि उस दिन राकेश वर्कशॉप आए ही नहीं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ मैम। देखिए, हमने ऐसे भी केसेस देखे जहाँ पर इंसान काम से बाहर चला जाता है, उसका फोन खराब हो जाता है या स्विच ऑफ हो जाता है। अभी तो सिर्फ 9 बजे, शायद देर रात तक लौटा है। हम अपनी तरफ से काम शुरू करें, कुछ खबर मिलती है आपको बता देंगे। ओके मैम। सर, राकेश की CDR मंगवाई है और उसके बाइक के लिए लुकआउट जारी किया है। अपहरण? उसकी वाइफ कह रही थी सब अच्छा चल रहा है, ज्वेलरी पे ज्वेलरी खरीदी जा रही थी। और छोटे व्यापारियों का किडनैपिंग का सीजन भी चल रहा है इस वक्त। लेकिन सर, जनरली ऐसे केसेस में किडनैपिंग के तुरंत बाद फिरौती का कॉल आता है। शायद अब आ जाए। स्वाति, राकेश का लैंडलाइन नंबर टैप करो और उसके घर पे सर्वेलेंस लगा दो। सर। नंबर 2, हत्या। कोई पुरानी दुश्मनी या कोई पुराना प्यार? फरार? जर जोरू जमीन का कोई मसला होगा, शायद ये किसी से भाग रहा हो, या इसी ने किसी को मार डाला हो और फिर फरार हो गया हो। देखो, किसी भी सूरत में मुझे कॉल मत करना। हाँ हाँ, अब तुम निकलो वरना गाड़ी छूट जाएगी। हो सकता है वाइफ भी राकेश के भागने में शामिल हो और हमारे सामने एक्टिंग कर रही हो। इस वैशाली की भी हिस्ट्री निकालो। आत्महत्या? लेकिन सर, कोई हिंट नहीं छोड़ा है, ना कोई मैसेज और ना ही कोई लेटर। शायद जोश में आकर एकदम से कर बैठा हो। सर, मैं खबरियों से कहकर सारी पर्सनल डिटेल्स निकलवाती हूँ। ऑफिस में जाकर जितने भी लोग हैं सबसे बात करो और हर एक का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करो। सर, जवान आदमी, बिजनेस अच्छा चल रहा है, खूबसूरत पत्नी, आत्महत्या का एंगल मुझे सबसे वीकेस्ट लगता है। स्वाति, कुछ पिंजरे ऐसे होते हैं जो दिखाई नहीं देते, सिर्फ उस पंछी को पता होता है कि उस पर क्या बीत रही है। क्या राकेश सिन्हा किसी ऐसे पिंजरे में कैद था जिससे निकलने का रास्ता सिर्फ आत्महत्या थी? और क्या सिर्फ राकेश पिंजरे में कैद था या और भी लोग थे जो अपने अपने पिंजरों में तड़प रहे थे? दादू, EMI मैं भर दूंगा जॉब करके, आप सिर्फ डाउन पेमेंट कर दीजिए। अरे मेरी स्कूटर फ्री में दे रहा हूँ ना, लेके जा जा। अरे दादू, 30 साल पुरानी स्कूटर है, वो भी आपने सेकंड हैंड खरीदी थी। इससे तो मैं कॉलेज में क्या, इस टूटे फूटे घर के कमरे से दूसरे कमरे में ना लेके जाओ। सब बैठे बैठे मिल रहा है ना, इसलिए कदर नहीं तुझे ओमकार।
तुझे मालूम है ना ये घर तुझे मिलने वाला है, फिर भी उसे टूटा फूटा कह रहा है। इसे तो मैं घर ही ना बोलूं, पिंजरा है पिंजरा। लेकिन सुमित, बिना नौकरी में मुंबई में क्या करोगे? सांस लेंगे अम्मा, यहाँ पटना में दम घुटता है हमारा। चलते हैं हम। मैडम मैं राकेश सिन्हा का मैनेजर हूँ। मैम मेरा नाम बॉबी पिंटू है। ये राजू माने, शैलेश कोटियान और असलम दलवाई, ये हमारे परमानेंट वर्कर्स हैं। बाकी कुछ कारीगर हैं जो डेली वेजेस पे काम करते हैं, और ड्राइवर वगैरह तो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं। आपका परमानेंट स्टाफ इतना ही है? नहीं मैम, हमारे अकाउंटेंट है वसंत प्रधान जी, जो आज आए नहीं है। क्यों? उनका मैसेज आया था, उनकी तबीयत खराब है। और कल आप में से किसी ने भी आपके बॉस राकेश सिन्हा को नहीं देखा? नहीं मैम। ठीक है, अब सभी लोग अपना नाम, घर का पता और नंबर इस हवलदार साहब के पास लिखवाएंगे। बॉबी, क्या कोई माजरा था? राकेश घर से टेंशन में निकला था। मैम घर का कुछ हो तो पता नहीं, बाकी बॉस को ऑफिस में कुछ कॉस्ट कंट्रोल को लेके परेशानी थी। 2-3 महीने से कुछ ओवर टाइम का इशू था। बाकी ये सब तो हर कारखाने में होता है। मैडम राजू माने कुछ कह रहा है। हाँ बोलो। कल जब मैं काम पे आ रहा था ना, तो हमारे अकाउंटेंट साहब दिखे थे मुझे। उनकी तबीयत तो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन बहुत ज्यादा गुस्से में और परेशान लग रहे थे। और प्रधान साहब, क्या हालचाल? ये ऑफिस जाने के बजाय यहाँ का बैठे हो आप? अरे बाहर में क्या ऑफिस? क्या हुआ? नौकरी छोड़ दी मैंने। अभी जो होगा वो देखा जाएगा। देखो भाई प्रधान साहब, ये एकदम अचानक से क्या हुआ? क्या बात है, क्या हुआ? एक बात सुन ले, दूसरों का खून चूसे बगैर कोई अमीर नहीं बन सकता, कोई नहीं बन सकता। ये बात तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? सर मुझे लगा कि ऐसे टेंशन में बोला होगा, और वैसे भी उन्हें बीपी की तकलीफ है। बॉबी, ये वसंत प्रधान रहते का है? कुछ पता चला मेरे पति का? अभी तक तो नहीं, लेकिन हम लोग यही पता करने में लगे हुए हैं। हम आपके लैंडलाइन की टेपिंग के लिए आए हैं। अगर किडनैपिंग हुई है तो फिरौती के लिए कॉल कभी भी आ सकता है। अंदर आ जाए हम लोग। जी जी आइए। वसंत प्रधान, तुमने राजू से राकेश सिन्हा के यहाँ की नौकरी छोड़ने की बात की थी? हाँ बोला था, राजू से बोला था, और ये सच भी है। मैंने नौकरी छोड़ भी दी। कब और क्यों? परसों रात को मेरी तबीयत सच में डाउन थी, बीपी हाई था, तो रात को राकेश सर का फोन आया था। राकेश सर, मैं कल छुट्टी लेना चाहता हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं, तुम कल सुबह 7 बजे ऑफिस में मिलो मुझे। आ जाना चुपचाप। सर मैं दूसरे दिन यानी कल सुबह 6:55 को ही मैं जब ऑफिस पहुंचा, राकेश सर पहले ही आ चुके थे, और मुझे पहले से मालूम था कि उन्हें किस बात का गुस्सा था। कितना कट मिलता है तुझे? क्या कह रहे हैं सर आप? डरो मत। तुमने मुझसे इंक्रीमेंट मांगा था, मैंने कहा था दिवाली तक रुक जाओ बस, लेकिन नहीं। ऐसे पैसे कमाओगे तुम? कोई वर्कर आधा घंटा एक्स्ट्रा काम करता है तो उसकी आधी शिफ्ट का ओवर टाइम लगा दोगे? कितना कट मिलता है तुम्हें? ओवर टाइम का आधा। अरे सर, अगर मैं चोरी चपाटी घपलेबाजी करता ना, तो आज आपके जैसा ऐसा फैक्ट्री का मालिक बन गया होता। मतलब क्या तेरा? मैं फ्रॉड करता हूँ? अरे खून चूसते हो तुम गरीबों का। अकाउंट संभालता है ना तुम, खुद ही अपना हिसाब क्लियर कर, कल से आने की जरूरत नहीं। आउट। हाँ ठीक है, जा रहा हूँ। वैसे भी मैं नहीं आने वाला था। राकेश सिन्हा आउट। अरे जा रहा हूँ। क्या किया राकेश के साथ? मैं राकेश के साथ क्या करूंगा, और उसके साथ कुछ हुआ नहीं है। साले ने मार्केट से बिजनेस के नाम पे पैसा उठाया होगा, खर्च दिया होगा कहीं, या कहीं लगा दिया होगा, और अब फरार हो गया। मैडम फोन टेपिंग टीम वैशाली सिन्हा के साथ है। अभी तक फिरौती के लिए कोई कॉल नहीं आया। फोन पे नहीं, कोई खुद मांग लेकर जा सकता है। घर पे नजर रखो। सर, राकेश सिन्हा के फोन रिकॉर्ड्स। उसका फोन स्विच ऑफ हुआ था 7:30 बजे। लोकेशन? उसका ऑफिस। वो ऑफिस में था। तब से कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैंने एक पैसे का झूठ नहीं बोला है सर। मैं कभी झूठ नहीं बोलता, और झूठ बोलता तो आज बड़ा आदमी बन गया होता मैं। अभी मैं जाऊं? मेरा सर फट रहा है। ठीक है, जाओ। मैंने इस वसंत के पीछे एक आदमी लगाया है और इसकी सीडीआर मंगवाई। स्वाति, इस राकेश के बाकी 4 एम्प्लॉय, राजू माने, शैलेश कोटियन, असलम दलवाई और मैनेजर बॉबी पिंटू, इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था वो वेरीफाई किया? जी सर, लेकिन शक करने लायक कुछ नहीं निकला। मैंने सबकी सीडीआर मंगवाई। अकाउंटेंट वसंत प्रधान को लगता है कि लेनदारों से बचने के लिए ये राकेश भाग गया होगा। सर ऐसा भी क्या लोन जिसके लिए वो अपनी फैक्ट्री, वाइफ, घर सब छोड़कर भाग जाएगा? लोन नहीं तो लव अफेयर होगा।
और लव में वैसे भी लॉजिक की कोई गुंजाइश होती कहाँ है। प्यार में तो लोग भागते हैं, भगाते हैं, मरते हैं, मार देते हैं, फिर उसी को प्यार भी कहते हैं। सर, वो अपना रूम। अफेयर मेरे हस्बैंड का? तुम्हें कभी शक हुआ था? वो वैसे है ही नहीं, बस अपना काम और घर। इनफैक्ट हमारे रिश्ते में भी सब कुछ ठीक था। शादी को कितने साल हो गए? जी ये 6ठा साल है। आप मुंबई से ही हो? नहीं, हम असल में पटना से हैं। मुंबई कब आए थे? बस 1 ही साल हुआ है। पटना में क्या बिजनेस था? यही सेम बिजनेस था। तो फिर पटना क्यों छोड़ा? मैडम, राकेश हमेशा से मुंबई आना चाहते थे, उनके बड़े अरमान थे। वहाँ शादी से पहले राकेश की कोई गर्लफ्रेंड थी? मैंने कभी पूछा नहीं, उन्होंने कभी बताया नहीं, पर मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि ना उनका कोई अफेयर था और ना है। हो सकता है राकेश ने किसी को छोड़ा और उसने ये बदला लिया। उठाए मैडम और उसे बातों में लगा के रखिए। हेलो, सुमित बोल रहा हूँ। कौन सुमित? कौन हो आप और मेरे पति कहाँ हैं? हेलो हेलो, हेलमेट निकालो, लाइसेंस दिखा। बाइक किसकी है? मेरे दादू की। अच्छा, दादा के नाम पे मुझे मामा बना रहा है। चल नीचे उतर, चल चाबी निकाल। कंट्रोल रूम, रेड अलर्ट वाली मोटर बाइक नंबर MS XX 342 है, साने गुरुजी रोड की तरफ गई है। साहब, हमारा ओमकार चोर नहीं है, वो सब कुछ सच सच बता देगा। ओमकार बोल। नहीं दादू, मैं एक तरफ से चोर ही हूँ। अरे क्या बोल रहा है तू? सर, वो बाइक काफ़ी देर से वही के वही खड़ी थी, खाड़ी के पास, और उसमें चाबी भी लगी थी। मुझे तो उसे पहली बार देखकर लव हो गया था, और उसके आसपास कोई था भी नहीं। मैडम, मैडम मेरे पोते को माफ कर दीजिए, मेरा और कोई सहारा नहीं है। एक्चुअली मैम, मैं 2-3 दिन चलाकर यही छोड़ने वाला था, वापस रख तो नहीं सकता था। मैम प्लीज, सॉरी। तो फिर ली क्यों तूने? तू आगे जाके जॉब करके लोन पे बाइक ले सकता था। उसमें टाइम लगता है ना मैम, और मुझे खाई थी। सर को बोल के छोड़ दो ना मैम, प्लीज। सर, स्वाति, अकाउंटेंट वसंत का कहना है कि उसके सेठ राकेश ने मार्केट से पैसे उठाए होंगे। मुझे लगता है टेंशन में आके बाइक वहां खड़ी कर यहाँ से कूद गया हो। सर ड्राइवर्स को काम पे लगा देते हैं। और पटना पुलिस फोन करके पता करो कि इस आदमी की माली हालत क्या थी। हो सकता है 1 साल पहले कर्जदार से बचने के लिए वो मुंबई शिफ्ट हुआ हो। जी सर, मैं आज ही बात करती हूँ पटना पुलिस से। सर, इस लड़के का क्या करें? माइनर है, सॉरी बोल रहे हैं। दादाजी का इसके अलावा और कोई नहीं है। 17 वर्षीय ओमकार कदम को पुलिस ने वार्निंग देकर और अंडरटेकिंग लेकर जाने दिया, लेकिन केस खत्म होने तक उस पर नजर रखने के ऑर्डर्स भी दिए गए। दूसरी तरफ पटना से राकेश के अतीत से जुड़े कई सुराग मिलने वाले थे, जो कि इस केस की नींव थे। और तीसरी ओर पुलिस के डाइवर्स के हाथ कुछ ऐसा लगने वाला था जो इस केस को एक नई दिशा देने वाला था। लेकिन अहम सवाल अब भी यही था कि क्या राकेश सिन्हा ने वाकई में आत्महत्या की थी? सर, हेलमेट मिला है और बैग, उस बैग के अंदर मोबाइल। सर लास्ट बैग होगी, हो सकता है किसी किनारे पर मिल जाए। मुंबई, पालघर और कोकण कोस्टल पुलिस को इन्फॉर्म करो और वैशाली सिन्हा को बुलाकर इन चीजों की शिनाख्त करवा लो। अरे असलम भाई, क्या हुआ असलम भाई?
हाँ हो गए। कुछ नहीं, कुछ नहीं। देखो बॉबी, राकेश की पत्नी मिसेस सिन्हा भी मेरे चेक पे साइन कर सकती है। ये है मेरा पूरा हिसाब और मुझे आज ही चेक चाहिए। सवाल ही नहीं उठता वसंत जी, इतनी खुदगर्जी भी ठीक नहीं। अरे राकेश साहब गायब हैं, इतनी टेंशन है और आप। अरे टेंशन को लिखो लेजर में और किधर समंदर में जाके फेंक दो, क्योंकि राकेश तो अब लौट नहीं से रहा। क्या आप फालतू बातें कर रहे हो वसंत जी? अरे अच्छा नहीं बोल सकते तो कम से कम मनहूस बात तो मत करो। क्या हुआ, कुछ कहना चाहता है? ओमकार, मैं तेरे बाप का भी बाप, मुझे मालूम है तू कुछ कहना चाहता है, कुछ छुपा रहा है मुझसे। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से माफी दी, बोल क्या बात है? मैं जरा बाहर घूमने जा रहा हूँ, स्कूटर ले जाऊं? हाँ ले जा। देखो ओमकार, तूने गलती की, उसकी माफी भी मिल गई, लेकिन जिंदगी भर ऐसा कोई काम नहीं करना जिसकी वजह से तेरे मरे हुए माँ बाप को ठेस पहुंचे और मेरी सारी मेहनत जाया हो जाए। राकेश ने सुसाइड किया? कंफर्म नहीं है, पर इस वक्त इसी चीज की संभावना काफी है। पर क्यों? और उनकी बॉडी? देखिए, बॉडी आज कल परसों शायद हफ्ते भर में मिल भी जाएगी, लेकिन हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि राकेश ने आत्महत्या क्यों की, ऐसी कौन सी मजबूरी थी, और आपको उसके लिए हमें कोऑपरेट करना पड़ेगा। क्या उन्होंने मार्केट से बहुत बड़ी रकम उठाई थी? ऐसा कुछ नहीं था सर, मैं आपको बता चुकी हूँ, सब सही चल रहा था और अब ये सब। आप श्योर हैं ये सब सामान आपके पति राकेश का ही है? जी मैम, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मेरे पति सुसाइड कर सकते। मैनेजर बॉबी, वर्कर्स राजू, शैलेश और असलम और अकाउंटेंट वसंत, सबके सीडीआर आ गए, स्कैन किए गए, लेकिन शक करने लायक कुछ नहीं निकला। पटना पुलिस का क्या कहना है? सर, उन्होंने राकेश के पटना वाले बैंक से बात की। बैंक स्टेटमेंट से पता चला है कि मुंबई आने से पहले राकेश का बैंक बैलेंस और इन्वेस्टमेंट काफी अच्छे थे, प्रॉपर्टी है, भारी इंश्योरेंस पॉलिसी है, और तो और जितने क्लाइंट्स उसके पटना में थे, जितनी कमाई थी, उसके आधे भी मुंबई में नहीं थे। कोई पर्सनल इश्यू तो होगा ही होगा। वहां के खबरियों का क्या रिपोर्ट है? अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था राकेश। माँ बाप काफी पहले गुजर गए थे और रिलेटिव्स ऐसे कोई था नहीं। पटना में जहां वो रहता था वहां उसका कोई दोस्त पड़ोसी होगा ही होगा। सर, जैसे यहाँ के पड़ोसियों ने बताया, खुश थे दोनों एक साथ वगैरह, वहां के पड़ोसियों ने भी यही कहा, सिवाय एक बूढ़ी औरत की। ये बताओ, तुम जानना क्यों चाहती हो? ऐसे ही मौसी, मुझे सब पता है, अखबार में भी पढ़ती हूँ। वो राकेश सिन्हा गायब हो गया ना? जब वो दोनों आपके किराएदार थे, राकेश और उसकी पत्नी वैशाली। हाँ, राकेश और वैशाली, उन दोनों के बीच कुछ माजरा था क्या? मतलब अचानक से बसा बसाया घर और बिजनेस छोड़ के मुंबई क्यों चले गए? मुंह छुपाने। मुझे एक अरसे से शक था कि दाल में कुछ काला है। लोग कहते हैं कि बुढ़ापे में आंखें और कान कमजोर हो जाते हैं, लेकिन मेरे साथ तो उल्टा ही हो गया था। नमस्ते काकी। जीते रहो बेटा। किराया देने आया था। आओ अंदर आओ। लीजिए काकी, गिन लीजिए। काकी, आपसे एक बात करनी थी मुझे। हमें भी तुमसे एक बात करनी है, लेकिन पहले तुम बोलो। खुद का मकान बनाना चाहता हूँ, सोचा एक बार आपसे पूछ लेता हूँ, क्या आप अपना मकान हमें बेचेंगी? बेटा, तुम मेरा मकान खरीदना चाहते हो, लेकिन तुम्हारा घर बिक चुका है। क्या? तुम्हारे घर में आग लगी हुई है।
पहले जाके उसे बुझाओ। मैं जानती हूँ कि तुम्हें सब कुछ पता है, लेकिन तुम चुप हो। मैं भी सब कुछ जानती हूँ, लेकिन तुम्हारी भलाई के लिए मैं भी चुप हूँ। लेकिन जानते हो, जब ये सारी बात मोहल्ले में लोगों को पता चलेगी तो क्या होगा? उस लड़के का तो कुछ नहीं जाएगा, वो तो भाग जाएगा, लेकिन मुंह तुम्हारा काला होगा। सर मैंने नहीं मारा राकेश भाई को। कैसे मारा और लाश कहाँ ठिकाने लगा दी? अरे सर मैं कह रहा हूँ मैंने नहीं मारा राकेश भाई को। ये तुम्हारे अकेले का काम तो हो नहीं सकता सुमित। किसने साथ दिया था तुम्हारा? फैक्ट्री से कोई था या पेशेवर हत्यारा था? सर मेरा यकीन कीजिए, मैं आपको कह रहा हूँ मैंने नहीं मारा राकेश भाई। कैसे मारा और क्यों मारा वो बताओ। हाँ, अफेयर हुआ था सुमित के साथ। हुआ था या अभी भी चल रहा है? तुमने और सुमित ने मिलकर राकेश को ठिकाने लगा दिया? नहीं मैम, मैं तो सुमित को पूरी तरह से भुला चुकी थी। पटना में बैठे मैं विशाली को बुला नहीं पा रहा था, दम घुट रहा था मेरा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मुझे पिंजरे में बंद कर दिया। मिले कैसे थे उसे और राकेश को कैसे जाना? मैं वो पटना वाली फैक्ट्री में उनका असिस्टेंट था। प्रणाम भाभी। तो भैया ने फाइल मंगाई है इनकम टैक्स पर। अंदर आओ। कोई मेहमान आ रहे हैं? सिर्फ तुम्हारे लिए बनाए हैं। हमारे बीच में पहले दिन से एक आकर्षण था। मेरे साथ भाग चलोगे? कहाँ? जॉगिंग? आजाद करो मुझे इस पिंजरे से। कौन सा पिंजरा? अरे सब कुछ तो है तुम्हारे पास। सब कुछ होकर भी मेरे पास कुछ नहीं था, पर मुझे पता था कि सुमित ये बात कभी नहीं समझेगा। वो अफेयर बस जरूरत से निकली, मेरी ये गलती थी। ऐसे क्या जरूरत आ पड़ी कि तुमने अफेयर किया? क्या था ये पिंजरा? कम से कम मेरी तरफ देखो तो सही राकेश। ऐसे पीठ दिखाने से तो प्रॉब्लम हल नहीं होगी ना। कौन सी प्रॉब्लम है शाली? कौन सी प्रॉब्लम? यही कि मैं तुमसे दिल से प्यार करता हूँ, दिन रात हमारे भविष्य के लिए मेहनत करता रहता हूँ। विशाली ठीक है ना, बच्चा नहीं हो रहा है तो 1-2 साल में हो जाएगा। बात सिर्फ बच्चा होने ना होने की नहीं है, वो अलग मसला है। मसला है इस बेडरूम का, जो तुम्हारी और मेरी दोनों की खुशी के लिए बना है। 4 साल से कह रही हो राकेश, डॉक्टर के पास चलते बात करते हैं किसी से। विशाली तुम्हें क्या बात करनी है किसी डॉक्टर से? क्या कहना है किसी को? यही कि हम दोनों के बीच में संबंध बेहतर कैसे कर सकते हैं, कैसे खुश रह सकते हैं, एक दूसरे को सैटिस्फाई कैसे कर सकते हैं। विशाली मैं सेटिस्फाई हूँ, तुम्हें क्या चाहिए मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तुम हमारी प्राइवेट जिंदगी की दुनिया में नुमाइश क्यों करना चाहती हो? कौन सी प्राइवेट जिंदगी? हाँ, कौन सी प्राइवेट जिंदगी? एक झूठ ही जी रहे थे हम, एक झूठ जो राकेश ने खुद को बोल रखा था कि सब कुछ सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो जो हुआ सो हुआ, मैं इसे तुम्हारी गलती समझकर माफ करने के लिए तैयार हूँ। मुझे माफी नहीं राकेश, डिवोर्स चाहिए। मैंने मुंबई में सारी सेटिंग कर ली है, अगले हफ्ते मुंबई निकल रहे हैं। मुझे मुंबई नहीं जाना। वहाँ कौन है हमारा? तभी तो मुंबई जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ हमारा कोई नहीं है। वहाँ हमारे बारे में किसी को कुछ पता नहीं होगा। लेकिन हमें तो पता होगा हमारे बारे में। उसे खुद से कब तक छुपाते रहेंगे राकेश? क्रेडिट कार्ड है तुम्हारे पास, जितनी भी शॉपिंग करनी है दिल खोल के कर लो। जिससे भी मिलना है एक आखिरी बार मिलो। और मैं वो आखिरी बार भी सुमित से नहीं मिली। और अब राकेश गायब क्या हो गए, ये सुमित अचानक से पूरे 1 साल बाद यहाँ धमक गया है। वैशाली ने बोला था मुझसे कि राकेश भाई हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन उन्होंने कभी सामने से मुझे कुछ नहीं पूछा और ना ही नौकरी से निकाला। मुझे थोड़ा बुरा भी लगता था, लेकिन अफेयर जारी रखा। मेरी तरफ से तो कभी खत्म ही नहीं हुआ था सर, लेकिन वैशाली ने उसके बाद मुझे कभी कांटेक्ट नहीं किया। उसके बावजूद तुम यहाँ मुंबई में आ गए और फिर दोनों ने मिलकर राकेश को मार डाला। नहीं सर, बिल्कुल नहीं। जब मैंने अखबार में पढ़ा कि राकेश भाई गायब हो गए हैं, शायद सुसाइड हुआ हो, मर्डर हुआ, मुझे लगा मुझे विशाली के साथ होना चाहिए, शायद फिर से हमारा रिश्ता जुड़ जाए। मैम ऐसा कुछ था ही नहीं हमारे बीच, बस 4-6 दफा फिजिकल संबंध हुए थे। मेरी गलती थी, मैंने डिवोर्स मांगा, राकेश ने दिया नहीं। मैंने समझौता कर लिया था अपने तकदीर के साथ, कबूल कर लिया था कि मुझे शायद इस जिंदगी में वो शारीरिक सुख नसीब नहीं होगा। वैशाली, क्या तुम्हें ऐसे लगता है कि तुम्हारे सुमित वाले अफेयर की वजह से राकेश को अपनी कमियों का ज्यादा एहसास हुआ हो और उसने आत्महत्या कर ली हो? अगर ऐसा होता तो वो कभी तो जताते, कुछ तो बोलते, पर ऐसा कभी नहीं हुआ और वो आत्महत्या करने वाले आदमी नहीं है। तो फिर सुमित ने राकेश का कत्ल कर दिया हो?
माना मैं उसके लिए यहाँ चला आया, उसे कभी बुला नहीं पाया, लेकिन मैं इतना गया गुजरा इंसान भी नहीं हूँ कि किसी का कत्ल करने का सोचूं। सर, राकेश भाई के गायब होने में मेरा कोई हाथ नहीं है। तुम्हारा हाथ है या और हाथों ने तुम्हारा हाथ बटाया था, ये तो बहुत जल्द पता चल ही जाएगा सुमित। ए ओमकार, ओमकार, क्या हुआ? इतना वक्त क्यों लगा दरवाजा खोलने में? अरे पसीना क्यों आया? वो एक्सरसाइज कर रहा था ना, मैंने खाना गर्म करके खा लिया है। दोस्तों से मिल के आता हूँ जरा। इस वक्त? हाँ, वो कल टेस्ट है ना, तो तैयारी करनी है। मैंने पटना पुलिस से कंफर्म किया, सुमित 4 अक्टूबर को पटना में ही था। एक्चुअली स्वाति, मुझे तुम्हारे लॉजिक में दम लगता है। भले इस राकेश ने सुमित और वैशाली के अफेयर को माफ करने की बात की हो, लेकिन ये राकेश अंदर ही अंदर घुट रहा होगा, अपने सेक्सुअल प्रॉब्लम को लेकर डिप्रेस हुआ हो और कूद गया हो। सर, दरअसल मैं अपनी थियरी को डाउट कर रही हूँ। मैं सोच रही थी कि शायद ये वैशाली झूठ बोल रही हो, वैशाली और सुमित ने मिलकर ही राकेश को मार डाला हो, इसलिए मैंने दोनों की सीडीआर मंगवाई है। शायद ये सुमित ने पटना से ही कत्ल करवाया होगा। सर लड़का आया है, बाइक चोर ओमकार कदम। किसका नमकीन है ये? मेरा है सर। इस पर खून किसका है और ये हमें क्यों दिखा रहे हो? वो मैंने आप लोग को बाइक के बारे में पूरी बात नहीं बताई थी, एक बात छुपाई थी। इतनी इंपॉर्टेंट बात तुमने हमसे छुपाई क्यों? वो मुझे लगा कि आप लोग मुझ पर शक करेंगे। तो अब तुम्हें अचानक ऐसे क्यों लगा कि हम तुम पर शक नहीं करेंगे? आप लोग ने मुझ पर भरोसा किया, मुझे जाने दिया, और दादू भी बोले कि मुझे आप लोग ने एक चांस दिया है, इसलिए मुझे लगा इससे आपकी हेल्प हो जाएगी। शायद उस आदमी ने सुसाइड नहीं किया हो, उसका मर्डर हुआ हो। हेलो, हाँ कामड़ी, तुरंत सर्च पार्टी भेजो। ओमकार, तुम जरा बाहर बैठो। जी सर, राकेश का लोडर असलम दलवाई आज दिन भर से घर से नहीं निकला, और जब नजर रखने वाले बंदे दरवाजा तोड़कर अंदर गए तो घर पे कोई नहीं था और पीछे की खिड़की खुली थी। स्वाति, इसे फॉरेंसिक लैब भेज दो और उस असलम को अपनी कस्टडी में ले लो। क्या है वसंत जी? अरे मुझे मेरे पैसे कब मिल रहे हैं? ये लगभग साबित हो चुका था कि राकेश सिन्हा का कत्ल किया गया था, लेकिन ये कत्ल किया क्यों गया, इसके पीछे का मकसद क्या था, इसके पीछे आखिर था कौन? इन सवालों के जवाब मिलने अभी बाकी थे। इस कत्ल की हकीकत सामने आने के लिए असलम दलवाई का हाथ लगना जरूरी था। असलम भाई? नहीं मैडम, एकदम गाय आदमी है, वो क्यों सर का मर्डर करेगा? और असलम भाई का कभी किसी के साथ पंगा नहीं हुआ है मैडम, जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई। तो फिर ये असलम फरार क्यों हुआ? फोन भी स्विच ऑफ है, उसे पता चल गया था कि हम उस तक बहुत जल्द पहुंचने वाले, इसलिए मौका देखते ही भाग गया। कोई ऐसी जगह पता है जहां वो छुप सकता है? हाँ, उसके गांव का एड्रेस है हमारे पास। हमने पता किया, वो वहां नहीं है। सर, सुमित और वैशाली के बीच पूरे 1 साल कोई कांटेक्ट नहीं रहा, सिवाय 3 दिन पहले जब सुमित ने वैशाली को कॉल करना शुरू किया, जो कि उसने कबूल किया। दोनों की कॉल लिस्ट में ऐसा कोई नंबर भी नहीं जिससे उन पर शक जाए। लेकिन एक गौर करने वाली बात है, हाल ही में अकाउंटेंट वसंत प्रधान की तरफ से वैशाली को कई कॉल्स किए गए। मेरी मेहनत की कमाई है सर, और मुझे इस वक्त उसकी सख्त जरूरत है। मैंने बॉबी को बोला था कि वैशाली ऑथराइज है मेरे चेक को साइन करने के लिए,
लेकिन बॉबी ने बोला पहले राकेश को मिल जाने दो। अरे मेरे को मेरे पैसे की अभी जरूरत है, इसलिए मैं लगातार वैशाली को फोन कर रहा था। बोलिए क्या गुनाह किया मैंने? अकाउंटेंट वसंत प्रधान के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था, लेकिन यह भी सच था कि 4 अक्टूबर की सुबह सिर्फ एक वही था जिसने राकेश को ऑफिस में देखा था, जिसके बाद राकेश गायब हुआ। पर क्या सच में वसंत ही था जिसने आखिर में राकेश को फैक्ट्री में देखा था? आखिरकार पुलिस को एक ब्रेक थ्रू मिला। अब असलम भी पकड़ा गया था। उससे पुलिस को आगे की एक स्ट्रॉन्ग लीड मिली। केस क्लोज होने वाला था। मुजरिम तक पहुंच पक्की होती गई। इस जुर्म का अतीत से रिश्ता जरूर था, एक आदत से, एक फितरत से, जो बदलने का नाम नहीं ले रही थी। असलम, अब तू खुद बोलेगा या खातिरदारी करी थी? मैंने कुछ नहीं किया मैंने। तो छुप क्यों रहा था तू? मैं डर गया था। मुझे सच में नहीं पता कि उस सुबह कुछ ऐसा होने वाला था। अभी हमारी 5वीं एनिवर्सरी के लिए आपने ज्वेलरी बनाई थी, साड़ियाँ भी खरीदी। तुम ये बताओ, ये सोने का हार तुम्हें पसंद तो आया ना? सच कहूँ तो नहीं राकेश, मुझे ये सोने का हार नहीं पहनना। मुझे बस इस सोने के पिंजरे से आज़ाद होना है। फिर से बोल रही हूँ राकेश, मुझे डिवोर्स चाहिए। पिछले साल जब तुमने सुमित के साथ अफेयर किया था तब भी तुमने डाइवोर्स की रट लगा रखी थी। इस बार फिर से अफेयर शुरू किया? नहीं राकेश, मैं तो उसके कांटेक्ट में भी नहीं हूँ। मैं सुमित की बात नहीं कर रहा हूँ वैशाली। इस बार मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। वैशाली, मैं बॉम्बे साइड जा रहा हूँ। 2 पार्टीज की मीटिंग है, देर रात लौटूंगा। ठीक है। बुरी आदत जाती नहीं है ना तुम्हारी? जिसे तुम बुरी आदत कह रहे हो ना राकेश, वो हर इंसान की जरूरत है, पर तुम्हारी समझ के परे। सब समझते, पर तुम ये नहीं समझते हो कि आदमी बस एक खुशी नहीं दे पा रहा तुम्हें, बदले में हर तरह की खुशियां देता है तुम्हें। तुम्हारे नाम की एफडी, जमीन, कंपनी में पार्टनरशिप, हर तरफ तुम्हारा नाम लिखवाता हूं मैं। साड़ियां लेके देता हूं, जेवर लेके देता हूं, सब तो लेके देता हूं तुम्हें, लेकिन नहीं, तुम्हें तो बस जानवर की तरफ इस्तेमाल। एक बात बताओ, अगर तुम्हें भूख लगी हो और मैं तुम्हारे लिए गाना गाऊं तो, या घर सजाओ तो, या खुद सज सज कर तुम्हारे पैर दबाओ तो, इससे तुम्हारी पेट की भूख मिटेगी? विशाली, दुनिया में से कई जोड़े हैं जो बिना एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाए खुश रहते हैं। उन लाखों जोड़ों ने आके तुम्हें खुद बताया, तुम गए थे उनके बेडरूम्स में देखने? विशाली, मैं दूसरी बार भी तुम्हें माफ करने की। प्लीज प्लीज, माफी शब्द का इस्तेमाल भी मत करना तुम। और एक बात और सुन लो, ये जो बार बार तुम जेवर साड़ी की बातें करते हो ना, इससे मुझे घिन आती है। इसलिए नहीं कि तुम इन सबसे मेरी बेडरूम की नाखुशी को खरीदना चाहते हो, बल्कि इसलिए क्योंकि ये अपने आप में भद्दे है, मेरी पसंद के नहीं है, जरा भी नहीं। तुम सब कुछ सिर्फ और सिर्फ अपनी पसंद से लाते हो। कभी मेरी पसंद नापसंद जाने की कोशिश की तुमने? बस अपने लोगों में अपना नाम रोशन करवाना चाहते हो। समाज में भले ही लोग तुम्हें किसी हीरो का खिताब देते होंगे, लेकिन मेरे लिए तुम सिर्फ एक जीरो हो। मैं तुम्हारे नाम के आगे से सारे जीरो काट देता हूं। एक तमड़ी भी नहीं दूंगा तुम्हें। इंश्योरेंस से लेकर प्रॉपर्टी से लेकर हर जगह से तुम्हारा नाम मिटा देता हूं। फिर तलाक दूंगा तुम्हें, उसके बाद ये वीडियो ऑनलाइन डाल दूंगा ताकि हर कोई इसका मजा ले पाए। तुम्हारे माँ बाबा, भाई बहन सब, और तुम्हारे प्रेमी की पत्नी, सबकी फैमिली, सबके सब। कुछ दिनों तक राकेश और वैशाली के बीच भारी तनाव रहा। नहीं, तुम कल सुबह 7 बजे ऑफिस में मिला मुझे। कोई अगर मगर नहीं सुनूंगा। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? सुबह 7 बजे ऑफिस के लिए निकलूंगा मैं। और आखिरकार वो दिन आ ही गया जब इस साजिश को अंजाम दिया जाने वाला था। वो कल सुबह ऑफिस 7 बजे आने वाला है। इससे अच्छा दिन नहीं मिलेगा। निकल दो। बोल। सर, ऐसा मैंने पहले कभी कुछ नहीं किया। ऐसा कुछ मतलब मर्डर? नहीं सर, मतलब वो अफेयर सर।
सर मेरा फर्स्ट टाइम था सर। राकेश उस दिन एक नई डील के लिए शहर के बाहर गए थे, तो मुझे उन्होंने घर से एक फाइल मंगवाने के लिए कहा था। क्लाइंट का डील क्लोजर था, अर्जेंट था। उसे पता चल गया बॉबी। क्या? कभी? काफी दिन हो गए। फिर उसने अभी तक मुझे कुछ बोला क्यों नहीं? वो उसका स्टाइल नहीं है। जो बोलना है मुझे बोल रहा है। क्या बोला? यही कि डिवोर्स देने को तैयार है। डिवोर्स? वैशाली मैं शादीशुदा हूँ, मतलब बच्चा ऑन द वे है। तुमसे शादी करने की बात नहीं कर रही हूँ। मैं खुद ऐसा डिवोर्स नहीं चाहती जहाँ वो सारी प्रॉपर्टी, इंश्योरेंस कंपनी हर जगह से मेरा नाम निकाले, और ना सिर्फ मुझे रास्ते पर लाए पर तुम्हें भी रास्ते पर लाए। मुझे? उसने बेडरूम में कैमरा छुपाया था बॉबी। कह रहा है वायरल कर देगा। तुम्हारी शक्ल, मेरी शक्ल, सब कुछ काफी साफ नजर आ रहा है। अब कुछ नहीं, बस राकेश को मार डालना होगा। क्यों जोक कर रही हो वैशाली? सीरियसली बोलो ना, क्या करना है? मैं मेरी जिंदगी के बारे में कभी जोक नहीं करती बॉबी। हम उसे मार डालेंगे। कंपनी की 50% पार्टनरशिप तुम्हें दूंगी, और हमारी बेडरूम की पार्टनरशिप जारी रहेगी जब तक दोनों में से कोई बोर ना हो जाए। ये घर, पटना वाला घर, इंश्योरेंस का पैसा और बैंक में जो कुछ भी है सब कुछ तुम्हें मिलेगा ना? अब आए ना लाइन पर। सारे पैसों का 20% तुम्हें दूंगी। अब बोलो कब और कैसे करना? आज दुनिया से भी जाएगा, सब कुछ तैयार है। हम लोग फ़ोन या एसएमएस पर कभी बात नहीं करते थे, सिर्फ सोशल नेटवर्क पर या मैसेंजर पर, इसलिए आप लोगों की नज़र में कभी नहीं आए। मुझे या वैशाली को पता नहीं था कि राकेश ने अकाउंटेंट वसंत जी को ही बुलाया था मीटिंग के लिए। मेरा प्लान यही था कि उस मीटिंग से पहले ही राकेश को ख़त्म कर दूं, लेकिन वसंत जी जल्दी ही पहुंच गए। मुझे राकेश सर ने खुद एक रात पहले फोन किया था। किस बारे में? जी सर। असलम, कल 7:30 बजे आ जाना ऑफिस। जी सर। सर वो किस लिए सर? हमारा काम बढ़ाने का सोच रहा हूँ। पूरा गाला मैनेज कर सकोगे बतौर मैनेजर? जी सर, आराम से सर। किस लिए गया था मैं वहां? कितने अरमान लेकर, और क्या देखता और क्या किया मैंने? इतना बड़ा गुनाह। सुन, राकेश सर की बॉडी को ठिकाने लगाना है और ये खून भी साफ करना है। देख, ये कांड शांत होने तक किसी को कुछ नहीं पता, ठीक है? जैसे ये कांड शांत हो जाएगा ना, मैं तेरे को मैनेजर बनाऊंगा, पक्का। चला। मैंने डर के मारे आप लोगों को भी झूठ बोला कि राकेश सर आए ही नहीं, जबकि आए थे। तो बॉबी ने उन्हें मार भी दिया। बॉबी, लाश अब भी वही है सेप्टिक टैंक में? बैग, मोबाइल और हेलमेट नदी में किसने फेंका? बॉबी पिंटो और वैशाली सिन्हा पर हत्या करने और असलम दलवाई पर हत्या में षड्यंत्र करने के आरोप लगे। उनके खिलाफ चार्जशीट फाइल हो चुकी है। एक बंधन से मुक्त होने के लिए हत्या का सहारा लेने वाली वैशाली सिन्हा अब अपने जुर्म के पिंजरे में हमेशा के लिए कैद होकर रह गई। इस केस में सभी शामिल लोग
पीड़ित आरोपी संदिग्धों ने अपने आप को एक पिंजरे में जकड़ा हुआ पाया, पर यह पिंजरा हकीकत नहीं थी। सच तो यह था कि यह पिंजरा दरअसल इन्हीं सब का एक मानसिक दृष्टिकोण था, एक सोच थी जिसे वो बदल नहीं पाए, उसके शिकंजे से निकल नहीं पाए। आरोपी वैशाली की शारीरिक संतुष्टि की याचना बिल्कुल जायज शिकायत थी। हर इंसान को अपने तरीके से जीने का पूरा हक है, पर उसने अफेयर से राहत पाने की कोशिश की और फिर अपने पति की हत्या को अपने पिंजरे की चाबी बनाया। और वजह सिर्फ यही नहीं थी, वैशाली रिहाई के साथ सोने का पिंजरा भी चाहती थी, और वो पिंजरा था राकेश की संपत्ति। और इसी के कारण वैशाली के साथ किसी भी किस्म की नैतिक सहानुभूति रखने की कोई गुंजाइश नहीं बनती। दूसरी तरफ राकेश ने खुद अपने आप को एक झूठ के पिंजरे में कैद किया हुआ था। सच जानते हुए भी वो इस भ्रम में जीना चाहता था कि दुनिया की हर खुशी पैसे से खरीदी जा सकती है। उसने अपनी पत्नी की जरूरतों को नजरअंदाज करके और फिर उसे ब्लैकमेल करके एक ऐसा रास्ता अपनाया जहां हर कदम पर जुर्म का साया दस्तक दे रहा था। सही समय पर सही कदम उठाने से इन सब की जिंदगी इस तरह उलझने से बच सकती थी, कई जानें बच सकती थी, जिंदगियां पिंजरों की कैद से रिहा हो सकती। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। अभी मजा आएगा ना, अपन खाएंगे तो, है ना? यम्मी यम्मी गोला। वे काला खट्टा ज्यादा डालना। ये लो बेटा आपका काला खट्टा गोला। थैंक यू। कितना हो गया? 40 रुपये मैडम। भैया 40 छुट्टे तो नहीं है, ये लो। छुट्टा किधर से मिलेगा? भैया नहीं है ना, देखो ना आपके पास होगा। लाओ देखता हूँ। हाँ देखो। भैया आप तो छुट्टा रखा करो ना। बालून वाले अंकल रुको। ठीक है, थैंक यू भैया। चलो पलक। पलक पलक। भैया आपने इस बच्ची को देखा है? जी नहीं मैडम, नहीं देखा। दीदी कहाँ हैं आप लोग? खाना तैयार है। सुनंदा पलक मिल नहीं रही है। क्या? पलक मिल नहीं रही? दीदी पलक कहाँ है? अभी तो मेरे साथ थी पर पता नहीं कहाँ चली गई है वो। सुनंदा क्या हुआ पलक को? किधर है पलक? दीदी पलक मेरे साथ ही थी, मैं वहाँ पैसे दे रही थी और जब पलटी तो पता नहीं कहाँ गायब हो गई। मेरी बच्ची वरुण, मेरी बच्ची कहाँ खो गई है? वरुण कुछ नहीं होगा, मिल जाएगी। सुनंदा संभालो अपने आप को, मिल जाएगी पलक। वरुण मैं पूरी मार्केट देख चुकी हूँ, पलक कहीं नहीं है। पूरा मार्केट देख लिया आप? मुझे लग रहा है हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। पुलिस? वरुण मेरी पलक के साथ कुछ होगा तो नहीं ना? कुछ नहीं होगा, पलक मिल जाएगी। हेलो क्या? पलक मेरी बच्ची कहाँ चली गई तू? हाँ बस रोना नहीं रोना नहीं। थैंक यू दोस्त, फोन करके बताने के लिए। कौन छोड़ के गया पलक को? पता नहीं साहब, अरे ड्यूटी करके आ जाएंगे। गाड़ी में कौन था? नहीं देख पाया साहब। पलक अभी ठीक ठाक वापस आ गई ना, यही बहुत है। पलक बेटा कौन छोड़ के गया आपको यहाँ पे? देखा आपने? गाड़ी में कौन था? कुछ तो देखा होगा आपने। वरुण प्लीज अभी रहने दो ना, सुना कितनी डरी हुई है ये। हाँ दीदी, और सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। आप इतनी केयरलेस कैसे हो सकती है? पलक सिर्फ 6 साल की, कितना डर गई है वो, समझ रहे हैं आप? और आपको क्या लगा कि माँ बनना इतना आसान है? हर वक्त बच्चे पर ध्यान देना पड़ता है। आप पलक को गोद लेने वाली थी ना, सिर्फ बच्चा चाहने से कोई माँ नहीं बन जाता। सुनंदा क्या बोले चले जा रही हो? चलो पलक को लेके घर चलो।
दुख की चिंगारी को जितनी हवा दी जाए वो सीने में शोले की तरह उतना ही भड़कती है। इंसान के दिल दिमाग के हर कोने में एक टीस उठती रहती है। भले उसका दर्द कम हो जाए लेकिन एक मलाल रह जाता है, किसी अपने को खोने का मलाल, अपने दिल की मुराद को पूरी ना कर पाने का मलाल। अच्छे से अच्छा इंसान भी जिंदगी की ठोकर खाकर कई बार अपना आपा खो बैठता है और ना चाहते हुए भी उसके कदम अपराध के रास्ते पर चल पड़ते हैं। दादा दादा हो गया। दादा मैं निकलूं, वो क्लास के लिए लेट हो रहा है मुझे। अरुण, ये तूने हिसाब किया है? सब गलत है। तेरे से एक सिंपल सा काम नहीं होता क्या? सॉरी दादा, मैं वापस आके दोबारा कर दूंगा। अभी क्लास जाने के लिए थोड़ा लेट हो रहा है। क्लास सब दिखाई दे रहा है। तू कितना पढ़ाई कर रहा है कोचिंग में? पढ़ाई के नाम पे सिर्फ तेरे ऊपर पैसे बर्बाद हो रहे हैं और कुछ नहीं। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अंदर जा और देख बिस्किट के कर्टन है वो बरोबर है कि नहीं है। चल जाना। आनंद, तुम अभी रिपोर्ट्स में जितनी भी मिस्टेक्स है आई वॉन्ट यू टू रेक्टिफाई राइट नाउ, ओके? तुम्हें पता है मीटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। हाँ, मैं आता हूँ 1 आध घंटे में। क्या हुआ? काम का बहुत प्रेशर है। कुछ नहीं हो कल की मीटिंग के बारे में। तुम बताओ क्या हुआ? फोन पर इतनी अपसेट क्यों साउंड कर रही थी? पलक, पलक, आप पलक को गोद लेने वाली थी ना? सिर्फ बच्चा चाहने से कोई मां नहीं बन जाता। नहीं, कुछ नहीं आनंद। शगुन, कुछ तो हुआ है। और तुम बताओ क्या हुआ था? वो आज मैं मार्केट गई थी ना, तो वहां थोड़ी प्रॉब्लम। किसका फोन है? कुछ नहीं, ऑफिस से। तुम बताओ क्या कह रही थी? एक काम करो, तुम अभी ऑफिस जाओ, रात को आराम से बात करते हैं। Are you sure? Yes. ओके। सुनो, तुम रात को तैयार है ना? मैंने तुम्हारे फेवरेट रेस्टोरेंट में डिनर के लिए टेबल बुक किया, ओके? आनंद, आज रहने देते हैं ना? अरे बिल्कुल नहीं, आज ही जाएंगे। अरे भाई, आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी। तैयार है ना? रात को 9 बजे शार्प। अरे आई लव यू। बाय, सी। अरे आनंद, अरे तुम बार बार क्यों फोन कर रही हो? शगुन के साथ में था। ठीक है, मैं आता हूँ। शगुन, शगुन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बस देखने आई थी कि ऑफिस का कितना इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो तुम। शगुन, तुम्हें जैसा लग रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टॉप लाइंग आनंद, स्टॉप इट। हमारी एनिवर्सरी वाले दिन तुम यहाँ इसके साथ। शगुन, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो एक्चुअली मैंने आनंद को। जस्ट शट अप कल्पना। मैं अपने हस्बैंड से बात करती हूँ। रोहिणी बेटा, ये लास्ट बाइट खा लो।
वाह, सही है तुम लोगों का। मैं उधर दिन रात मेहनत करके पैसे कमाऊं और तुम लोग यहाँ आराम से बैठ के ना मुफ्त की रोटियां तोड़ो। अरे कम से कम मेरा इंतजार तो कर लेते। वो रोहिणी के सोने का टाइम हो गया था इसलिए। दीपक शांत हो जा, बैठ, मैं तेरे लिए खाना निकाल कर लाती हूँ। और ये यहाँ साहब के जैसा बैठा रहेगा? हाँ? तेरे से दुकान में कोई काम तो होता नहीं है, कम से कम घर में कुछ काम कर ले। चल जा, तेरे लिए खाना लेके आ जा। ये घर में भी कौन सा काम का है? घुर क्या रहा है? जा ना, खाना लेके आ। अरे अरुण, खाना निकालने में इतना टाइम लगता है क्या? ये लड़का किसी काम का नहीं है। Stop lying, Anand. Stop it. शगुन, लाइट्स क्यों बंद रखी है? शगुन, शगुन कहाँ हो तुम? विक्टिम का नाम शगुन कुलकर्णी है, उम्र 32 साल, और यहाँ घर में अपने पति आनंद के साथ ही रहती थी। बड़ी बेरहमी से मारा है, पेट, छाती और गले पर वार किया। अंदर एक कपड़ा पड़ा है जिसमें खून लगा है। शायद कातिल ने हथियार उसी से साफ किया। घर के अंदर कोई फोर्स एंट्री या स्ट्रगल के निशान? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं मिला है। जब विक्टिम का हस्बैंड घर पे आया तो उसने विक्टिम को मरा हुआ पाया। सुरेश, अंदर चेक। मिस्टर आनंद, ये जब हादसा हुआ आपकी बीवी घर पर अकेली थी? हाँ। आपके बच्चे? हमारे बच्चे नहीं है। ये फ्लावर्स मैं लाया था, आज हमारी 10th वेडिंग एनिवर्सरी थी। हम दोनों डिनर पर जाने वाले थे। घर से कोई कीमती सामान चोरी हुआ है? नहीं सर, सिर्फ शगुन का मोबाइल नहीं मिल रहा है। मैं घर आने से पहले उसे लगातार फोन कर रहा था, वो उठा ही नहीं रही थी। फिर उसका फोन स्विच ऑफ आने लगा। सर, बाहर कोई वॉचमैन नहीं है और पड़ोसियों का यह भी कहना है कि उन्होंने किसी को अंदर आते जाते देखा नहीं। तो फिर शगुन को इतनी बेरहमी से किसने मारा होगा? परेशान मत हो गणपत भाऊ, भरोसा रखो मेरे पे। अभी जब साजे में बिजनेस किया है ना, तो नुकसान नहीं होगा। भरोसा है मेरे को तेरे। चलो चाय बोल। हटो ना बाबू, हटो। हेलो। क्या रे, तू खुद को बड़ा शाना समझता है? तुझे क्या लगा तेरे कांड के बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं होगी? कांड? कौन बोल रहे हैं? मैं कौन हूँ ये तुझे जानना जरूरी नहीं है, मुझे सब पता है। फोटो है मेरे पास, तुझे भी भेजिए, चेक कर अपना मोबाइल। अचानक ये सब क्या हो गया? तेरी चाची को तो अब तक यकीन नहीं आ रहा। पता नहीं शगुन को कोई क्यों। दादा प्लीज संभालिए अपने आप। जीजा जी, ये सब क्या हो गया और कैसे हुआ? वृंदा, मेरी कुछ समझ में ही नहीं आया। मौसा जी, मासी कहाँ है? कल रात को एक फोन भी नहीं किया। मासी गुस्सा है क्या? आई ने डांटा इसीलिए? मिस्टर आनंद, मुझे पता है ये बहुत ही टफ टाइम है आपके लिए, लेकिन आपकी बीवी के कातिल तक पहुंचने में आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। जी, मैं कुछ समझा नहीं। देखिए, हमने इन्वेस्टिगेट किया है। आपके घर पे ना ही फोर्स एंट्री हुई है, ना ही कोई चोरी हुई है। इसका मतलब कातिल जो कोई भी था, शगुन उसे अच्छे से जानती थी। लेकिन ऐसा कौन हो सकता है? ये तो आप ही बता सकते हैं।
हाल फिलहाल में शगुन का किसी के साथ कोई झगड़ा हुआ था या दुश्मनी? जस्ट शट अप कल्पना, मैं अपने हस्बैंड से बात कर रही हूँ। नहीं सर, वो किसी से झगड़ा करने वालों में से नहीं थी सर, काफी समझदार थी। उसे कोई चोट पहुंचाना क्यों चाहेगा? आपकी किसी के साथ दुश्मनी, कोई झगड़ा? हो सकता है कि आपका गुस्सा आपके बीवी पर निकाला गया हो। नहीं सर, मेरी भी ऐसा किसी के साथ ऐसी कोई दुश्मनी नहीं है। मैं तो एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट हूँ, मेरी अपनी एक फर्म है और शगुन मेरी फर्म का अकाउंट घर से ही संभालती थी। कल आप ऑफिस कितने बजे गए? सुबह 11 बजे के करीब। आप ऑफिस से घर कितने बजे आए? रात को 9 बजे के करीब। हाल फिलहाल में शगुन ने आपको कभी कुछ बताया था कि वो अपसेट है या किसी बात का जिक्र किया था? फोन पर इतनी अपसेट क्यों साउंड कर रही थी? कल दोपहर को उसका मूड कुछ अपसेट था। वो कह रहे थे कि मार्केट में कुछ हुआ था। कौन सा मार्केट? मेरे अंदाजे से हमारे घर के पास का LM मार्केट ही होगा। और ये बात शगुन ने आपको फोन पर बताई हो? जी, फोन पर ही बताई थी। क्या हुआ था मार्केट में? वो तो नहीं बताया सर, लेकिन काफी अपसेट थी। दादू पेन दो ना। अभी नहीं, बाद में देता हूँ मैं। जाओ। दादू पेन दो ना प्लीज। बोला ना बाद में देता हूँ, जा, अभी परेशान मत कर। अरुण दे देना उसे पेन। पर भाभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरा टेस्ट है। पढ़ के तू कौन सा बड़ा अफसर बन जाएगा? दे देना उसे पेन। क्या हो रहा है? अरुण, तू क्यों फालतू में उसके गुस्से को बढ़ाता है? हाँ, लेके जा। अरे क्या हुआ मेरी गुड़िया? अरे मेरी गुड़िया रानी क्यों रो रही है? आप नहा लीजिए, मैं नाश्ता लगाती हूँ। दुकान पर जाने पे देर हो रही होगी ना? वो आज मैं दुकान नहीं जाऊंगा। सुन अरुण, तू चला जा। लेकिन दादा आज मेरा टेस्ट है, मैं कैसे जा पाऊंगा? जितना बोला उतना सुन। हाँ साहब, जरूरत आई तो थी अपनी बेटी के साथ, बुला लिया और जब तक मैं पैसे देता उतने में ही उनकी बेटी कहीं गुम हो गई। बेटी के साथ? जी साहब। फिर मिली इसकी बेटी? पता नहीं साहब, मैंने देखा नहीं। हेलो मिस्टर आनंद, आपने कहा था कि आपका कोई बच्चा नहीं है, फिर कल दोपहर मार्केट में शगुन किस बच्ची के साथ थी? वो पलक होगी, शगुन की बहन सुनंदा की बेटी है पलक। क्या पलक मार्केट में खो गई थी? पता नहीं सर, पर शायद इसी वजह से शगुन परेशान थी। और मासी गुस्सा है क्या? आई ने डांटा इसीलिए। और क्या? पलक बता रही थी कि सुनंदा ने शगुन को डांटा भी था। शगुन के मौत वाले दिन आपका शगुन के साथ कोई झगड़ा हुआ था? नहीं सर, वो झगड़ा नहीं हुआ था, बस वो क्या? देखिए, हमें पता चला है कि शगुन मार्केट गई थी पलक के साथ में, और शायद पलक कहीं खो गई थी। हाँ सर, पलक खो गई थी। शगुन दीदी ने मुझे फोन करके बताया था। शगुन पलक से बहुत क्लोज थी, जब से पलक पैदा हुई तब से। हमारी शादी को 10 साल हो चुके थे, लेकिन हमारा अपना बच्चा नहीं था। और सुनंदा और वरुण को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं? सर एक्चुअली पिछले साल सुनंदा प्रेग्नेंट थी, तब पूरा टाइम पलक हमारे घर पर ही रहती थी। और उनके बेटा होने के बाद शगुन ने सुनंदा से कहा था कि वो पलक को गोद लेना चाहती लीगली। सर मैं और वरुण पलक को गोद देने के लिए बिल्कुल तैयार थे, क्योंकि मैं जानती थी कि शगुन दीदी पलक को बहुत प्यार से रखेगी। लेकिन क्या? फिर अचानक 5 महीने बाद हमारे बेटे की तबीयत बहुत खराब हो गई और उसके बाद अचानक। बेटे के मौत के बाद सुनंदा नहीं चाहती थी कि शगुन पलक को गोद ले? नहीं सर, वो तो फिर भी तैयार थे। हमें डर था कि वो लोग मना कर देंगे। सर कैसे मना कर देते? शगुन दीदी ने हमारी बहुत मदद की थी। जब वरुण का काम नहीं चल रहा था तब दीदी ने ही हमें पैसे दिए थे। यहाँ तक कि जब वरुण का बिजनेस नहीं चल रहा था तब शगुन दीदी ने आनंद जीजू को बोलकर वरुण को उनके ऑफिस में नौकरी भी दिलवाई थी। शगुन पलक के लिए कुछ भी कर सकती थी, पलक में उसकी जान बसती थी। पर शगुन पलक को गोद ले रही थी, इस बात से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। मैं तो खुश था कि हमारी फैमिली पूरी होने वाली थी। पलक बेटा, जिस दिन आप मौसी के साथ गोला खाने गए थे उस दिन आप खो गए थे ना, तो फिर आपको बिल्डिंग के बाहर किसने छोड़ा? पता नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। कोई आपकी बच्ची को ऐसे ही मार्केट से उठाकर ले आया और आप लोगों ने कंप्लेंट तक नहीं की? एक्चुअली उस इंसिडेंट के बाद पलक बहुत घबरा गई थी।
और फिर उसी शाम इनकी शगुन दीदी की डेथ हो गई। क्या कोई ऐसा है जिसे पलक से कोई प्रॉब्लम है, या फिर इस बात से कि शगुन पलक को गोद ले रही थी? मनोहर चाचा थोड़े पुराने ख्यालात के। उनका कहना था कि पलक हमारा खून नहीं। तुम लोग ऐसे ही किसी को भी गोद कैसे ले सकते हो? चाचा जी, पलक कोई ऐसी वैसी बच्ची नहीं है, मेरी बहन की बेटी है। जो भी हो, पर वो इस परिवार का, आनंद का अंश नहीं है। क्या फर्क पड़ता है चाचा जी? उसकी परवरिश तो हम दोनों मिलकर ही करेंगे ना। देखो बहू, तुम्हें लगेगा बुरा, लेकिन सच्ची बात तो यह है कि तुम खुद आनंद को बच्चा नहीं दे पाई हो। चाचा जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? पलक को गोद लेने का फैसला हम दोनों का है। और प्लीज आप शगुन के खिलाफ कुछ भी मत बोलिए, मैं सुन नहीं पाऊंगा और आपको बुरा लग जाएगा। हाँ, सच्चाई तो यह है कि तुझे अपनी बीवी के अलावा आजकल कुछ दिखाई नहीं देता है। तू इसके प्यार में अंधा हो गया है। हाँ, हो गया हूं अंधा। अगर शगुन पलक को गोद लेना चाहती है तो हम जरूर पलक को गोद लेंगे, और ये हमारी लाइफ है। मेहरबानी करके आप उसमें दखल अंदाजी ना करें तो अच्छा होगा। उस दिन झगड़ा हुआ था सर, लेकिन उसके बाद उन्होंने इस बात पर कभी कुछ नहीं कहा। मनोहर और उसके बेटे दर्पण कुलकर्णी से बात हो गई है, दोनों को थाने बुलाया सर। ओ मेरा गुड़िया रानी, आजा आजा मेरा। ज्यादा चालाकी नहीं, जैसा बोला है 5 लाख नकद चाहिए, नहीं तो तेरा कांड सबके सामने आ जाएगा। आप नहीं चाहते थे कि शगुन पलक को गोद ले? हाँ, मैं नहीं चाहता था कि हमारे परिवार में कहीं बाहर का खून आए। आपके खानदान में किसी और का खून मिल रहा था, इससे आपको प्रॉब्लम थी? या आनंद और शगुन की सारी प्रॉपर्टी उस बच्चे के नाम हो जाती, इससे प्रॉब्लम थी? कैसी बात कर रहे हैं आप? सच बोल रहा हूं मैं। अगर आनंद और शगुन उस बच्ची को गोद नहीं लेते तो उनकी सारी प्रॉपर्टी आपके बेटे दर्पण को मिल जाती। सर, हमारा खुद का बिजनेस है, हम क्यों आनंद दादा के पैसों पर नजर डालेंगे? वैसे कितने भी हो दर्पण, इंसान को कमी लगते हैं। इंस्पेक्टर साहब, ऐसे और जायदाद का मोह नहीं है मुझे, लेकिन पराया खून पराया ही होता है। और शगुन ऐसा करने वाली थी, इसीलिए आपने उसे रास्ते से हटा दिया। कैसी बात कर रहे हैं आप? शगुन आनंद की बीवी थी, हमारे परिवार का हिस्सा थी, और लोग तो अपने परिवार के लिए जान तक दे देते। सर, ये आनंद के बिजनेस और प्रॉपर्टी की डिटेल्स हैं। सर, बिजनेस में तो शगुन और आनंद ये दोनों ही 50-50% की पार्टनरशिप पर है, लेकिन बाकी की प्रॉपर्टीज, बैंक बैलेंस और एफडी ये सिर्फ शगुन के नाम पर है। जहां पैसा होता है ना, वहां दुश्मन जरूर होते हैं। विक्टिम पे 7 बार वार किया गया है, एक गर्दन पे, 2 छाती पे और 3 पेट पे। वार पूरी ताकत के साथ किया गया है। जो भी था बहुत गुस्से में था। वार किसी धारदार चीज से किया गया है, जैसे किचन नाइफ। टाइम ऑफ मर्डर? मौत दोपहर 3 और 5 के बीच में हुई है। और हाँ, मर्डर के जस्ट पहले विक्टिम ने किसी के साथ सेक्स किया। व्हाट? सीमन के कोई ट्रेसेस? नहीं। रेप के साइन या स्ट्रगलिंग मार्क्स? नहीं, सेक्स विक्टिम की मर्जी से किया गया था। बॉडी पे स्ट्रगल का कोई भी मार्क नहीं है। आनंद का कहना है वो सुबह 11 बजे ऑफिस के लिए निकला और रात 9 बजे घर पहुंचा। अगर ये बात सच है तो फिर वो कौन था जो मौत के वक्त शगुन के साथ था? सर, हो सकता है कि शगुन का किसी के साथ अफेयर चल रहा हो। शगुन के मोबाइल का कुछ पता चला? अभी तक तो नहीं सर, हमने ट्रैकिंग पर डाला है। जैसे ही मोबाइल फोन ऑन होता है हमें पता चल जाएगा। मैंने कभी सोचा नहीं था ऐसा कुछ हो जाएगा। समझ में नहीं आता क्या करूं। आनंद, संभालो खुद को, ऐसे काम नहीं चलेगा। क्या हुआ इतनी जल्दी? अभी तो मजा आना शुरू हुआ है। दीपक 3 बज गए और टाइम हो गया है, चलो उठो जल्दी। आज मेरा कहीं जाने का मन ही नहीं कर रहा है। मजाक बहुत हो गया, चलो उठो, जल्दी उठो, तैयार हो जाओ। दीपक भाव, दीपक भाव, फोन आ रहा है आपका, फोन तो उठाइए। हेलो, अभी काय को फोन किया? तेरी याद आ गई, पैसे चाहिए। दिया ना 2 लाख। बात 5 लाख रुपए की हुई थी। अभी मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे को कुछ टाइम। ये सब मेरी प्रॉब्लम नहीं है, कल तक पैसे चाहिए।
कैसे भी, नहीं तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन लेकर मैं सीधा। मैं समझ गया, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ। सर, शगुन और आनंद के कॉल रिकॉर्ड और लोकेशन रिकॉर्ड आ गए हैं। सर, शगुन के पिछले 1 महीने के कॉल रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं मिला है जिससे हमें पता चले कि उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा था। लेकिन सर, ये आनंद हमें तब से घुमा रहा है। मतलब ये आनंद झूठ बोल रहा है? हाँ सर, आनंद के फ़ोन लोकेशन के हिसाब से जिस दिन मर्डर हुआ दोपहर में आनंद की लोकेशन उसके घर के एरिया के आसपास थी। उसके बाद वो अपने घर से निकलकर लक्ष्मी नगर एरिया की तरफ गया। और सर, सबसे अजीब बात, उसी समय शगुन भी अपने घर से निकलकर लक्ष्मी नगर एरिया की तरफ गई थी। वहां जाने से पहले आनंद के सेल पर लास्ट कॉल किसका है? सर, किसी कल्पना आप्टे का। कल्पना मेरी पुरानी दोस्त। और इसलिए तुमने शगुन का मर्डर कर दिया? क्या सर, मैंने शगुन का खून नहीं किया। मैं ऐसा क्यों करूंगा? रीजन तो बहुत सारे हैं। तुम्हारे और शगुन की शादी को 10 साल हो गए थे, फिर भी शगुन तुम्हें बच्चा नहीं दे पा रही थी। तुम्हें कल्पना से शादी करनी थी, बच्चा चाहिए था, और शगुन रास्ते का कांटा थी। बच्चा तो नई बीवी आती तो भी नहीं हो पाता। सर, खोट शगुन में नहीं थी, मुझ में है। मैं शगुन को मां नहीं बना सकता था। शगुन का मर्डर तुमने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि तुम्हारा और कल्पना का अफेयर था? नहीं सर, मेरा किसी के साथ कोई अफेयर नहीं है। तो शगुन को ऐसा क्यों लग रहा था? क्या ये सच नहीं है? शगुन के मर्डर के जस्ट पहले उसने तुम्हें और कल्पना को रंगे हाथ पकड़ लिया। हाँ सर, 2-3 दिन पहले ये यहाँ आई थी, बहुत हंगामा हुआ था। तुम्हें क्या लगा था आनंद? हाँ, मेरी पीठ पीछे तुम इससे मिलते रहोगे और मुझे पता नहीं चलेगा? शगुन, मेरी बात। प्लीज प्लीज आनंद, मैं अब तक सोच रही थी कि तुम सिर्फ मुझसे प्यार करते हो। मैं अपनी ही दुनिया में जी रही थी, ये भूल गई थी कि पहला प्यार तो पहला प्यार ही होता है। शगुन प्लीज, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। तुम दोपहर को घर आए थे, शगुन से मिले थे, इनफैक्ट तुम दोनों के बीच सेक्स भी हुआ था। क्या बोल रहे हैं आप? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं। झूठ बोलने से कुछ नहीं होगा। शगुन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ लिखा है कि मौत से पहले वो फिजिकली एक्टिव थी। वो मुझे धोखा नहीं दे सकती। शगुन के साथ कोई जबरदस्ती नहीं हुआ है। शगुन की बॉडी पर स्ट्रगल के कोई भी निशान नहीं। शगुन के साथ कोई जबरदस्ती नहीं हुआ है। शगुन की बॉडी पर स्ट्रगल के कोई भी निशान नहीं। क्या ऐसा तो नहीं कि शगुन का किसी के साथ अफेयर था इसलिए तुमने उसे मार डाला? नहीं, शगुन का किसी के साथ अफेयर हो ही नहीं सकता। पर तुम्हारा अफेयर था। उस दिन घर से निकलकर तुम कल्पना से मिलने लक्ष्मी नगर आए थे। कल्पना तुम्हारी कोई पुरानी दोस्त नहीं, शायद तुम्हारा पुराना प्यार था, इसलिए तुमने और कल्पना ने मिलकर शगुन को रास्ते से हटा दिया। सर, कल्पना, हमारे पास सारे सबूत हैं। कल्पना के पड़ोसियों ने स्टेटमेंट भी दिया है। बेहतर यही होगा कि तुम सच बता दो। हाँ सर, मैं और कल्पना कॉलेज टाइम पर साथ में थे, एक दूसरे से प्यार भी करते थे। लेकिन सर, वो 15 साल पुरानी बात है। कॉलेज के बाद हम दोनों अलग हो गए थे और हम दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त थे। तो तुम अपनी बीवी की नापसंदी के बावजूद भी कल्पना से मिलने जाते थे, उसे झूठ बोल के। सर, एक्चुअली में बात यह है कि रिसेंटली मेरा डिवोर्स हुआ है और मुझे मेरे फाइनेंशियल एसेट्स को लेकर एडवाइस चाहिए थी। इसी सिलसिले में आनंद मेरे घर आए थे, शगुन को बिना बताए, और अचानक शगुन भी मेरे घर आ गई। तो शगुन चले जाने के बाद तुम डर गए। तुम्हें लगा शायद वो तुम्हें डिवोर्स दे देगी और तुम्हारे हाथ से सारी प्रॉपर्टी चली जाएगी, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी शगुन के नाम पर। इसलिए प्रॉपर्टी के लिए तुम दोनों ने मिलकर शगुन को मार डाला। नहीं सर, ये कल्पना के घर से निकलने के बाद तुम सीधे ऑफिस गए, पर इस बार चालाकी से अपना फोन ऑफिस में ही छोड़ा। फिर घर आए, शगुन को मनाया, उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाए और फिर उसे मार डाला। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ऑफिस पहुंचने के बाद मैं ऑफिस में ही था, सीधा रात को घर के लिए निकला था। सर, आप चाहे तो मेरी कंसल्टेंसी फॉर्म में पूछ सकते हैं, वो लोग बताएंगे कि मैं ऑफिस पर ही ये क्या कर रहे हैं आप? तो मेरी पत्नी है, जो छू भी नहीं सकता क्या? इतना कैसे बदल गए आप अचानक? इसे ना माँ के पास छोड़ गया, मैं तेरे को बताता हूँ कितना बदल गया। वो
जाने का है। कहाँ? वो दुकान जाने का है। पर अभी पता है, पर ये काम भी जरूरी है ना। सर एक नई लीड हाथ लगी है। 12 तारीख को पलक जिस मार्केट से गायब हुई थी, एटीएम के बाहर का सीसीटीवी फुटेज मिला है ठीक उसी वक्त का। सर ये एटीएम मार्केट से थोड़ी दूर है, ज्यादा चहल पहल नहीं रहती यहाँ पर। आनंद दादा को बहुत मानता हूँ, शगुन भाभी बहुत अच्छी है। इतना झूठ, ये सारा प्लान तेरा था ना? सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए किया ना ये सब कुछ? प्लान? कौन सा प्लान? संतोष आहूजा दोस्त है ना तेरा? ये तेरी गाड़ी है ना? XX34X6? बालून वाले अंकल रुको। संतोष को कितने पैसे दिए थे पलक को उठाने के लिए? इंस्पेक्टर साहब, दर्पण ने कुछ नहीं किया। संतोष को पैसे मैंने दिए थे। मैं नहीं चाहता था कि शगुन पलक को गोद ले और सब कुछ उसके नाम कर दे। आनंद ने अपना सब कुछ बनाया, बहुत पैसे कमाए, लेकिन जिस घर में वो रहता है वो मेरे पिता ने बनवाया था। उस पर मेरे बेटे का भी हक बनता है। लेकिन वो घर तो आनंद के नाम पर था और बाद में उसने वो घर शगुन के नाम पर कर दिया था। लेकिन मैं अपने बेटे के साथ ऐसी नाइंसाफी नहीं होने दे सकता था। पर इसमें शगुन की क्या गलती थी? गलती थी। मुझे पता चला कि शगुन और आनंद को बच्चा नहीं हो रहा, तो मैंने सोचा कि आखिरकार भगवान ने मेरे बेटे दर्पण के साथ न्याय किया और आगे जाके आनंद की सारी प्रॉपर्टी दर्पण और उसके बच्चों को मिल जाएगी। लेकिन जब उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, तब मैंने संतोष को पैसे दिए और उससे कहा कि वो पलक को तब उठाए जब वो शगुन के साथ हो, ताकि पलक के माँ बाप को शगुन लापरवाह लगे और वो उसे पलक ना दे। लेकिन फिर आपको लगा कि शायद इससे भी आपका काम ना हो, इसलिए सेफर साइड आपने शगुन को ही मरवा दिया। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। जो आदमी खुद के फायदे के लिए एक छोटी बच्ची को किडनैप करवा सकता है, ऐसे आदमी के जुबान का कौन भरोसा करेगा? क्या हुआ? कुछ नहीं यार, बस वही रोज का ड्रामा। तूने मेरा काम किया क्या? हाँ, मेरी चाचा जी से बात हो गई है। उन्होंने कहा कि तेरे को अपनी साड़ी की शॉप पे लगवा देंगे और वहाँ तुझे रहने की भी जगह मिल जाएगी। लेकिन तू ये बता कि अपना पढ़ाई घर सब छोड़कर दिल्ली क्यों जा रहा है? बस यार, बहुत हो गया अभी, अब सहन नहीं होता मुझसे और। सर शगुन के बहनोई वरुण के बैंक डिटेल्स में कुछ अजीब मिला है। सर ऐसी 3 कंपनीज हैं जो वरुण को डायरेक्ट पैसे ट्रांसफर कर रही थी। ये आनंद के क्लाइंट से डायरेक्ट डील करता था, जिसके बारे में आनंद को पता ही नहीं है। हाँ सर, लेकिन शायद किसी को पता चल गया। मेरे गहने का है अरुण? मुझे क्या पता? मुझे अच्छे से पता है कि तेरे सिवा ये काम कोई नहीं कर सकता। चिल्ला क्यों रही है? क्या हो गया? आपके भाई ने मेरे गहने चोरी किए हैं और मुझे वो वापस चाहिए। दादा, भाभी मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही है। तुझे घर में चोरी करते हुए शर्म नहीं आई? लेकिन दादा, मैंने कुछ ऐसा किया ही नहीं है। ऐसा करते इसको पुलिस में दे देते। हाँ, ये सही है। बुलाइए पुलिस को, फिर पता चलेगा कि सच क्या और झूठ क्या है। ठीक है। ए रुक, तमाशा क्यों कर रही है? भाई है मेरा। तुम्हारी बीवी ने हमें बताया कि शगुन ने तुम लोगों की काफी हेल्प की थी, तुम्हें बिजनेस के लिए पैसे भी दिए थे। जी। जब कुछ नहीं चला, आनंद के ऑफिस में तुम्हें जॉब भी दिलवा दी और जैसे ही तुमने आनंद की कंसल्टेंसी ज्वाइन की, फ्रॉड करना शुरू कर दिया था। हमें पता चल गया है वरुण कि आनंद के क्लाइंट से तुम डायरेक्ट डील करते थे और काफी मुनाफा भी कमाया था। जाहिर सी बात है, ये बात शगुन को पता चली हो और उसे गुस्सा भी आया कि शगुन के अकाउंट से कुछ मेल मिले हैं जो उसने वरुण को भेजे थे। शगुन ने आनंद की कंसल्टेंसी में अकाउंट्स का काम देखना शुरू किया। उसे पता चल गया था कि वरुण आनंद की कंपनी में फ्रॉड कर रहा है। मैं मानता हूँ कि मैंने कंपनी के पिछले अकाउंटेंट शर्मा के साथ मिलकर कंपनी के कुछ क्लाइंट्स के अकाउंट्स में हेरफेर की थी। वो मेरी बहुत बड़ी गलती थी सर। वरुण, आनंद ने बहुत मेहनत करके खुद से ये कंपनी खड़ी की है और आप उन्हें धोखा दे रहे हैं और फिर इतने कॉन्फिडेंट भी हो कि मैं आनंद से जाके कुछ नहीं कहूंगी। क्यों? देखो, मेरा जो होगा सो होगा। अपनी बहन सुनंदा का सोचो, क्या बीतेगी उसमें। अपनी बेटी दे रहा हूं तुम्हें शगुन। एहसान मानना चाहिए मेरा कि तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी कमी मेरी बेटी की वजह से पूरी हो रही है। मैंने शगुन से माफी मांग ली थी सर। जो भी मैंने हेरफेर किया था वो सारे पैसे लौटा दिए थे उसे। उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया था। अब आप ही बताइए, मैं शगुन को क्यों मारूंगा सर? सर मैंने आनंद के ऑफिस में बात की है
पता चला है कि 12 जून को कल्पना से मिलने के बाद वो रात तक ऑफिस में ही था। और ये दर्पण और मनोहर? सर ये दोनों भी अपने घर पे थे। तावड़े, इन सब में एक बात समझ में नहीं आ रही। अगर आनंद सच बोल रहा है तो क्या वाकई शगुन का किसी के साथ अफेयर चल रहा था? और किसके साथ? क्योंकि इसके कॉल रिकॉर्ड, मैसेजेस सब कुछ थी। तो माजरा समझ में नहीं आ रहा। शगुन का अफेयर था या नहीं था? शगुन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ लिखा है कि मौत से पहले वो फिजिकली एक्टिव थी। क्या शगुन आनंद के साथ ही थी और आनंद ने ही शगुन के साथ शारीरिक संबंध बनाने के बाद उसे मार डाला? या फिर शगुन की मौत के पीछे मनोहर का हाथ था, क्योंकि मनोहर चाहता था कि शगुन पलक को गोद ना ले और शगुन और आनंद की सारी प्रॉपर्टी उसके बेटे दर्पण के हाथ आ जाए? या फिर इस सब के पीछे वरुण था, जिसके धोखे के बारे में शगुन को पता चल गया था? पुलिस इन सभी सवालों के जवाब ढूंढ ही रही थी कि उन्हें एक ऐसी खबर मिली जिसने इस केस की दिशा बदल दी। अखिलेश मिश्रा जी। किधर जा? साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैं तो बस छोटे मोटे हाथ मारता हूँ। छोटे मोटे हाथ मारते मारते आदमी का बड़े हाथ मारना शुरू करता है ना, पता भी नहीं चलता। फटाफट बता दे, शगुन को कैसे जानते हो? किसने सुपारी दी थी और उसका फोन कहाँ है? आई शपथ साहब, मैं नहीं जानता किसी शगुन को, और मैंने नहीं मारा उसको, और मेरे पास उसका फोन भी नहीं है साहब। तो तेरा सिम उसके मोबाइल में कैसे आया? कौन सा सिम? 440908 तेरा ही नंबर है ना? हाँ साहब मेरा ही नंबर है, पर ये पुराना नंबर है, 3 दिन पहले बदला है साहब। अच्छा, मर्डर करने के बाद नंबर भी बदल दिया? साहब मैं एकदम सच बोल रहा हूँ, आप चाहे तो वो दुकानदार से पूछ लो ना साहब। बीबी के जेवर बेच के लाया, पूरे 3 लाख है। 2 लाख पहले का, 3 ही 5 हिसाब बरोबर। इस अखिलेश ने यहीं से सिम खरीदा था? हाँ साहब, ये तो हर 3 महीने में सिम बदलता है। इसका पुराना सिम कहाँ पर है? इसने हमसे कहा था कि इसने यहीं फेंका। अक्सर यहाँ लोग पुराने सिम फेंक जाते हैं, फिर हम लोग उन्हें सेकंड हैंड मोबाइल में डाल के वो मोबाइल चेक करते हैं। अखिलेश का सिम आज सुबह ही एक्टिव हुआ है, किसी महंगे स्मार्टफोन में डाला था उसने। आज सुबह कुछ 4 फोन हमने रिपेयर में डाले। दिखाओ। ये फोन किसने बेचा था? वो आदमी और एक फोन ठीक करवाने आया था। हमारे पास जितने भी मोबाइल रिपेयर होते हैं ना, मैं सबका नंबर लिखता हूँ। नंबर दो उसका। बोलो। बाबू पैसों की बहुत जरूरत थी। ऐसे अचानक क्या पता गई? वो अंदर जा। जी। बोलो कितने चाहिए? 1 लाख। जिस आदमी ने शगुन का फोन बेचा था उसका नाम दीपक काले है, ये उसकी कॉल लिस्ट है सर। और सर इतना ही नहीं, ये दीपक काले प्रकाश सुर्वे के लगातार टच में था। प्रकाश सुर्वे? वो हिस्ट्री शीटर? बेटा थोड़ा सा। अच्छा एक स्पून रोटी दे। ला रही हूँ। मम्मी देखिएगा कौन है। देखो सुनाई नहीं दिया क्या? रोटी लाके देना। तुझे 56 वो कम कराते हैं। अरे कहाँ ले जा रहे हो उसे? हुआ क्या? साहब मैंने कुछ नहीं किया। तो फिर प्रकाश सुर्वे को कैसे जानते हो? वो प्रकाश मेरे को ब्लैकमेल कर रहा था। किस लिए? गणपत भाव मेरे बिजनेस पार्टनर हैं और उनकी पत्नी मीना के साथ मेरा आज मेरा कहीं जाने का मन ही नहीं कर रहा है। मजाक बहुत अच्छा। चलो उठो, अभी लेट हो रहा है। साहब वो प्रकाश गणपत भाव का दूर का रिश्तेदार है, मुझे सब पता। फिर वो मेरे को ब्लैकमेल करने लगा। बोला अगर पैसा नहीं दिया तो वो फोटो लेके वो गणपत भाव को दे देगा। गणपत भाव बहुत खतरनाक आदमी, वो मेरे को मार डालता। शगुन को क्यों मारा वो बता। शगुन नहीं साहब, शगुन जी मेरी दूर के रिश्तेदार है। मैं एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन कभी ऐसा कोई बात नहीं होती। तो फिर शगुन का फोन तेरे पास कैसे आया? उनका फोन मेरे पास नहीं साहब। 478967 ये तुम्हारा ही नंबर है ना? हाँ सर। तुम्हारा फोन खराब हो गया, रिपेयरिंग के लिए दिया था ना? हाँ लेकिन। और वही तूने शगुन का मोबाइल बेचा था? नहीं साहब, मैंने कोई फोन नहीं बेचा, मैं तो मार्केट गया भी नहीं। अरुण काले, चल तेरे भाई ने बुलाया। अरुण काले, शगुन के कॉल रिकॉर्ड में तुम्हारा नंबर एक बार भी नहीं दिखाई दिया।
तुम्हारे भाई का कहना है कि तुम दोनों परिवार दूर के रिश्तेदार हो, लेकिन ज्यादा बातचीत नहीं। फिर तुमने शगुन को क्यों मारा? कोई ऐसी चीज है जिसकी आपने बचपन से ही चाह की हो और हर बार आपकी उम्मीद टूटी हो, जो कुछ भी बच गया वो सिर्फ और सिर्फ मलाल हो, फिर अचानक आपको वो चीज़ एक दिन मिल जाती है, मन में से मलाल हटकर प्यार भर जाता है और फिर अचानक से पता चलता है कि सब कुछ एक धोखा था, सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा था मेरा। और मुझे धोखा शगुन ने दिया था। अरे आप यहाँ? अरुण। शगुन मेरी दूर की रिश्तेदार थी। हमारी मुलाकात अचानक हुई कुछ 9-10 महीने पहले, और फिर हमारे मिलने का सिलसिला कभी थमा ही नहीं। हमारी बातें कब मिनटों से घंटों और घंटों से दिनों में बदल गई, कुछ पता ही नहीं चला। और मैं तो चुप ही नहीं होना चाहता था। शायद जिंदगी में पहली बार कोई मुझे सुन रहा था, समझ रहा था। हम हर तरह से करीब हैं, मन से, जिस्म से। मैं शगुन से प्यार करने लगा था। असल में प्यार शब्द ही छोटा लगने लगा। और फिर तुमने अपने प्यार की ही हत्या कर दी। हत्या मैंने नहीं, शगुन ने की थी। 1 महीने पहले अचानक उसने मुझसे कहा कि अब वो मुझसे कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती, मुझसे मिलना भी नहीं चाहती थी वो। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, पर उस दिन मुझसे रहा नहीं गया। हमारे बीच में कुछ नहीं है अरुण, तुम जाओ यहाँ से, जाओ। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो शगुन? हम एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ अरुण, समझो। और तुम भी मुझे भूल जाओ हमेशा के लिए। भूल जाऊं? ठीक है, मैं तुम्हें भूल जाऊंगा, लेकिन तुम्हें बाय बोलने से पहले एक आखिरी बार, एक बार प्लीज। क्या हुआ? इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो? क्योंकि मैं सब जानता हूँ, तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो। क्या? तुम गलत समझ रहे हो अरुण। अगर तुम मुझसे नहीं अपने पति से प्यार करती ना, तो आज उसे धोखा देकर मेरी बाहों में नहीं होती। अरुण, तुम्हें कोई राइट नहीं है मेरे रिश्ते पे कुछ भी बोलने के लिए। राइट नहीं है मतलब? शगुन, बात को समझो। तुम अपने पति को धोखा दे रही हो क्योंकि तुम सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्यार करती हो। तुमसे प्यार नहीं करती हूँ अरुण, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने पति आनंद से प्यार करती हूँ। मैंने तुमसे रिश्ता बनाया क्योंकि क्या शगुन? शगुन, मैं जानता हूँ तुम मुझसे प्यार करती हो। तुम्हारी इस चुप्पी का और कोई मतलब नहीं बनता है। मतलब है अरुण, मतलब है। मैंने तुमसे रिश्ता बनाया क्योंकि मुझे तुमसे एक बच्चा चाहिए था जो मुझे आनंद से कभी नहीं मिल सकता। सॉरी अरुण, लेकिन सिर्फ यही रीजन है कि मैंने तुम्हारे साथ रिश्ता बनाया। मतलब तुमने सिर्फ मेरा इस्तेमाल किया? नहीं अरुण, नहीं। तुम सबको सिर्फ इस्तेमाल ही करना आता है लोगों का, किसी के फीलिंग्स की कदर ही नहीं है जरा भी। और मैं तुमसे प्यार कर बैठा, मुझे लगा कि तुम मुझे धोखा नहीं दोगी, तुम अलग हो सबसे। लेकिन नहीं, तुमने भी मुझे धोखा ही दिया। मैंने उन्हें धोखा दिया ये सोच के ना मैं खुद से भी नजर नहीं मिला पाती। आनंद मुझसे बहुत प्यार करता है वरुण, बहुत ज्यादा। I'm sorry। पढ़ाई के नाम से दोनों को पैसे बर्बाद हो रहे हैं और कुछ नहीं। कौन सा काम का है? हमारे बीच में कुछ नहीं है अरुण। यहाँ साहब के जैसा बैठा रहेगा। तेरे से दुकान में कोई काम तो होता नहीं है। प्यार नहीं करती हूँ अरुण। पढ़ के तो कौन सा बड़ा अफसर बन गया? मैं सिर्फ और सिर्फ अपने पति आनंद से प्यार करती हूँ। तुम दोनों के बारे में कोई नहीं जानता, यहाँ तक कि शगुन के कॉल लॉग में तुम्हारा नंबर भी नहीं था। हाँ, क्योंकि पिछले 1 महीने से हमारी बातें बंद हो गई थी, और उससे पहले भी ज्यादा करके हम चैट्स पर ही बातें किया करते थे। इसलिए तुम्हें लगा तुम बच जाओगे? नहीं सर, शगुन को लगा था कि वो बच जाएगी। वो आगे बढ़ना चाहती थी अपने पति और अपने बच्चे के साथ, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दे सकता था। उसने तुम्हें ठेस पहुंचाई और तुम उससे ऊपर उठ सकते थे, आगे बढ़ सकते थे, और अफसोस तुमने जुर्म का रास्ता लिया। शगुन की सच्चाई जानकर आनंद को गहरी ठेस पहुंची थी।
सुनंदा और पलक को भी गहरी ठेस पहुंची थी। दोनों शगुन के जाने का गम भुला नहीं पा रहे थे। दुख, दर्द, तकलीफ ये सब जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन जब कभी हम इसे अपनी जिंदगी बना लेते हैं तब जीवन को नर्क बनते देर नहीं लगती। दुनिया में किसी की भी जिंदगी आसान नहीं होती है, सबको कोई ना कोई परेशानी जरूर सताती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अपनी परेशानी की आड़ में हर कोई जुर्म के रास्ते पर निकल पड़े। अपने दुख को भूल पाना आसान नहीं होता है, लेकिन उस मलाल को सीने में बना देना भी अच्छा नहीं। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क, सोमवार से शुक्रवार रात 11 बजे। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।